हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 14 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को कर्ज डिफॉल्टर घोषित किया है? तो ये है श्रीलंका। आप सभी को पता होगा श्रीलंका काफ़ी भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके पास खाने पीने के भी सामान की कमी हो गई है। विदेशी मुद्रा भंडार नहीं होने के कारण ये सामानों का आयात भी नहीं कर पा रहा है, ज़रूरी सामानों का आयात नहीं कर पा रहा है। ऊपर से इसके ऊपर $51 बिलियन का कर्ज भी है और ये कर्ज चुकाने में जो है असक्षम है। यहाँ के वित्त विभाग ने हाल ही में घोषणा की है कि वो कर्ज नहीं चुका सकता है, वर्तमान समय में असमर्थ है श्रीलंका कर्ज चुकाने में और खुद को कर्ज डिफॉल्टर घोषित किया है। लेकिन देखिए, श्रीलंका ने अपने आप को कर्ज डिफॉल्टर घोषित तो कर लिया है, लेकिन विश्व की जो अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं अब वो तय करेंगी कि क्या श्रीलंका जो है रियल में कर्ज डिफॉल्टर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो खुद को कर्ज डिफॉल्टर घोषित किया है श्रीलंका ने। अब क्योंकि ये भारत का पड़ोसी देश है इसलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, याद रखिएगा। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धने पुराकुट्टे। कोलंबो जो है श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल है, वाणिज्यिक कैपिटल है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल डमरू मध्य है, उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य, जिसे इंग्लिश में पाक स्टेट कहा जाता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। आधिकारिक भाषा 2 है, सिंहला और तमिल। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। करेंसी है श्रीलंकन रूपी। रुपया जो करेंसी है बहुत सारे देशों में चलती है भारत के अलावा, जैसे कि श्रीलंका हो गया, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स। ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर करेंसी का नाम जो है रुपया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साल 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई है? देखिए, हर 4 साल पर एक बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। इस साल 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में इस खेल का आयोजन किया जाएगा। अगली बार 2026 में घोषणा की गई है कि ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा और ये 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां संस्करण होगा। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के अलग अलग शहरों में इसका आयोजन होगा। इस बार का जो राष्ट्रमंडल खेल है ये 22वां संस्करण है। इसी साल जुलाई से अगस्त में इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। इस साल का मोट्टो है गेम्स फॉर एवरीवन, मोटो यानी आदर्श वाक्य, और शुभंकर है इस साल का पेरी, जो कि एक बहुरंगी षटभुजों वाला बैल है। शुभंकर और आदर्श वाक्य याद रखिए। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में। अब ये राष्ट्रमंडल होता क्या है ये जान लीजिए। राष्ट्रमंडल उन देशों को कहा जाता है जिस पर कभी ब्रिटिश का आधिपत्य रहा हो, शासन रहा हो, उन देशों को राष्ट्रमंडल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बत राहत समिति को कितने करोड़ रुपए सहायता अनुदान देने की घोषणा की है? तो देखिए, दलाई लामा की एक समिति है केंद्रीय तिब्बत राहत समिति। भारत में जो भी तिब्बत शरणार्थी लोग रहते हैं उन्हें मदद करने के लिए ये समिति स्थापित की गई है और भारत सरकार ने हाल ही में इस समिति का कार्यकाल 2025 से 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है और इस बढ़े हुए कार्यकाल के लिए भारत सरकार ने घोषणा की है कि 40 करोड़ रुपए सहायता अनुदान दिए जाएंगे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। दलाई लामा के बारे में जान लीजिए। देखिए, दलाई लामा एक पदवी का नाम है, वैसे इनका असली नाम है तेंजिन ग्यात्सो। दलाई लामा आप लोग नाम सुने होइएगा। तिब्बती बौद्धों के ये गुरु हैं और ये तिब्बती बौद्धों के 14वें दलाई लामा हैं। दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी है जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर। दलाई लामा को सम्मान से परम पावन भी कहा जाता है। तेंजिन ग्यात्से यानी तेंजिन दलाई लामा ये भारत में आ गए थे 1959 में। तिब्बत पर जब भी चीन ने आक्रमण किया था, तिब्बत को अपने देश में मिलाना चाहता है, वैसे तिब्बत अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। तो तेंजिन ग्यात्से जो हैं ये भारत आ गए थे और अभी भी ये भारत में ही धर्मशाला में रहते हैं। ठीक है, तो ये तिब्बती बौद्धों के गुरु हैं, दलाई लामा हैं। 1989 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। पिछले साल इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक लॉन्च हुई थी। इस पुस्तक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका ने 11 अप्रैल 2022 को कहां पर 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया? तो देखिए, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया अमेरिका के वाशिंगटन में। और इसी वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ इन्होंने वार्ता की। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है 49वीं पैरेलल लाइन जो है दोनों देशों को विभाजित करती है। राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में ही नासा, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है। जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस 49वीं उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस और करेंसी का नाम है यूएस डॉलर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? तो देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के प्रथम विजेता बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी महीने 24 अप्रैल को इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। लता मंगेशकर के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई है और इस बार का ये पहला ही संस्करण है। इसके विजेता बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, इस तरह के और भी पुरस्कार दिए जाएंगे। सिनेमा के क्षेत्र में समर्पित सेवाओं के लिए मास्टर दीनानाथ पुरस्कार विशेष सम्मान दिया जाएगा आशा पारेख और जैकी श्रॉफ को। वहीं भारतीय संगीत के लिए मास्टर दीनानाथ अवार्ड दिया जाएगा राहुल देशपांडे को। समाज सेवा के क्षेत्र में समर्पित सेवाओं मास्टर दीनानाथ पुरस्कार आनंदमयी पुरस्कार दिया जाएगा नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर चैरिटी ट्रस्ट को। ठीक है, तो ये पुरस्कार जो है स्थापित किया गया है लता मंगेशकर के नाम पर। संगीत, नाटक, कला, चिकित्सा और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में हर साल ये पुरस्कार दिए जाएंगे। देखिए, लता मंगेशकर का इसी साल फरवरी में निधन हो गया था। मुंबई में इनका निधन हुआ था 92 साल की उम्र में। लता मंगेशकर को ही स्वर कोकिला कहा जाता है। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन दो भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो ये दो भारतीय शहर हैं मुंबई और हैदराबाद। ऑप्शन ए सही उत्तर है। वैसे इस साल कुल 21 देशों के कुल 136 शहरों को यह मान्यता दी गई है। इसमें से दो भारतीय शहर हैं, एक है मुंबई और एक है हैदराबाद। यहाँ पे याद रखिएगा, हैदराबाद को लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। इसके पहले पिछले साल 2021 में 2020 के लिए हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई थी और इस तरह से यह मान्यता प्राप्त करने वाला हैदराबाद भारत का पहला शहर बना था, याद रखिएगा। मुंबई जो है भारत की वाणिज्यिक कैपिटल है। मुंबई महाराष्ट्र की भी कैपिटल है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर इसे ही कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को ही कहा जाता है। हैदराबाद जो है ये तेलंगाना की कैपिटल है। किस नदी के तट पर है हैदराबाद? ये मूसी नदी के तट पर है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। खाद्य और कृषि संगठन जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक ब्रांच है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय इटली की कैपिटल रोम में है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं कू डोंग यू। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो देखिए, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमेरिका में है। इसी लिस्ट में दूसरे स्थान पे डलास वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसे ही फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। यह भी अमेरिका में है। तीसरे नंबर पे डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह भी अमेरिका में है। चौथे स्थान पे शिकागो ओहारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह भी अमेरिका में है। यानी ये सारे के सारे हवाई अड्डे जो हैं अमेरिका में ही हैं। इसमें एक नंबर पे हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। इस हवाई अड्डे पर हर साल लगभग 75 मिलियन यात्रियों का आवागमन होता है। इसी के साथ ये पहले स्थान पर है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1991 में। इसका मुख्यालय कनाडा के क्यूबेक के मॉन्ट्रियल में है। चेयरमैन हैं एमएन बिन अहमद अल होसनी। नेक्स्ट, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है? तो देखिए, हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके पहले भी आईआईटी मद्रास ने देश की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर एराइज, नियोफ्लाई नियोबोल्ट नामक सक्रिय व्हील चेयर
और मोटर चालित एड ऑन का निर्माण किया था, इसे भी याद रखिएगा। आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 में की गई थी। आईआईटी मद्रास के वर्तमान में चेयरमैन हैं पवन कुमार गोयनका। नेक्स्ट, किस भारतीय बैंक ने इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी 4% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाल ही में इसने इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी 4% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। देखिए, इसके पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी 8% हिस्सेदारी बेचने के लिए समझौता किया था, यह भी याद रखिएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8% अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 16 सितंबर 1935 को। मुख्यालय पुणे में है। वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं एएस राजीव। इस बैंक का टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक। नेक्स्ट, 2023 के लिए भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी चीफ कोऑर्डिनेटर। तो 2023 के लिए भारत की ओर से G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुए हैं वर्तमान विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए, इसी महीने ये विदेश सचिव पद से रिटायर हो रहे हैं। इन्हीं के स्थान पर विनय मोहन क्वात्रा को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है। G20 की बात करें तो इसे ही ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। ये 19 देशों और एक यूरोपीय संघ से मिलकर बना एक अंतर सरकारी मंच है। इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1999 को। 2022 के लिए G20 का अध्यक्ष है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, इस साल के लिए अध्यक्ष बने हैं। और 1 दिसंबर 2022 से भारत G20 का अध्यक्ष हो जाएगा और 2023 में भारत जो है G20 समिट की मेज़बानी करेगा, अध्यक्षता करेगा, याद रखिएगा। और इस साल का जो G20 समिट होगा इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है इक्वाडोर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो। यहाँ के राष्ट्रपति हैं गिलर्मो लासो। करेंसी है यूएस डॉलर। नेक्स्ट, लोगों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए किस राज्य ने जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए, हाल ही फिलहाल में जो भी इंपॉर्टेंट ऐप्स और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, किसने लॉन्च किया है, कौन सा ऐप्स, याद रखिए। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। कावल उथवी ऐप तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। दिशांक ऐप कर्नाटक की सरकार ने लॉन्च किया है। माई गोव मेरी सरकार पोर्टल उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। ई चिट्ठा और माई ईवी नामक पोर्टल दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। अपना कांगड़ा ऐप ये हिमाचल प्रदेश का है। परख पोर्टल ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वराज्यबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया है IIT हैदराबाद ने। क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है WHO ने। किसान नामक ऐप लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए, वर्तमान में ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। राज्य के रूप में इसे गठित किया गया था 14 मई 1954 को और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये अस्तित्व में आया 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी श्रीनगर है। राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या 20 है। नेक्स्ट, 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये हैं फागुनी नायर, जो कि प्रसिद्ध कंपनी नायका की मालकिन हैं। इन्हें EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए, हाल ही में सेल्फ मेड बिलियनर्स की सूची जारी की गई थी। इसमें भारत में स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची में ये सबसे ऊपर है महिलाओं में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जो कि नायका की मालिक हैं। इन्हें 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर होगा, एंटरटेनर नहीं होगा, इसे एडिट करिए। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है।
इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप के चेयरमैन हैं AM नाइक, इन्हें EY लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 12 से 13 अप्रैल 2022 को देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अमृत समागम सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर। 12 अप्रैल को इस सम्मेलन का उद्घाटन किए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं वर्तमान में जी किशन रेड्डी। दिल्ली की बात करें तो देखिए हाल ही में यहाँ पर सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना शुरू की गई है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। गंदे पानी को रिसाइकिल कर पुनः इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए सुजलाम अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। देखिए ये सारे दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें याद रखिएगा। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए एक योजना लॉन्च की गई है। इस योजना का नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना, देश के मेंटर कार्यक्रम, आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान, ये सारी योजनाएं हैं दिल्ली की। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए दोस्तों टॉप 10 जीके के प्रश्न कवर कर लेते हैं। आज सेट 5 है। पहला क्वेश्चन है TDS का विस्तारित रूप क्या है? तो TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप सभी को पता होगा कि जो लोग जॉब करते हैं TDS कटता है, तो TDS का पूर्ण रूप होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दूसरा क्वेश्चन है रक्त में आयरन का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए आयरन का प्रतिशत होता है रक्त में, ब्लड में 30 से 40%। नेक्स्ट, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? देखिए हर साल 6 क्षेत्रों में शांति का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है स्टॉकहोम में, और एक क्षेत्र शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। अगला क्वेश्चन है अभी तक सबसे अधिक 3 बार शांति का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? तो ये संस्था है एक इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसने अभी तक सबसे अधिक बार 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता है। नेक्स्ट, मालदीव गणराज्य डैश में स्थित है। तो ये कहाँ पर है? हिंद महासागर में। देखिए वहीं पर अरब सागर भी है। अगर ऑप्शन में अरब सागर रहेगा तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखिएगा मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, ये झेलम नदी के तट पर है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है 20। नेक्स्ट, दूध में उपस्थित केसीन क्या है? तो देखिए दूध में केसीन होता है, ये क्या है? ये एक प्रोटीन है। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मदर इंडिया एक मूवी भी आई थी, लेकिन एक पुस्तक भी है। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं कैथरीन मेयो। मध्ययुगीन लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर यह भुवनेश्वर में है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में है। देखिए भुवनेश्वर जो है 100% कोविड टीकाकरण करने वाला ये भारत का पहला शहर है। पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। इस तरह से याद रखिए। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? ये तो आप सभी को पता होगा कि भारत का पहला पंचायती राज कहाँ स्थापित किया गया था? राजस्थान के नागौर में। वहीं ये बताइए भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास में। किसी भी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पर होता है? उसके ध्रुवों पर होता है। किसी भी पिंड का अधिकतम भार जो होता है उसके ध्रुवों पर होता है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम ये जयपुर में है, राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में। तरल पदार्थों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक यानी सुचालक कौन सा है? तो ये है पारा यानी मरकरी। अब डेली की तरफ पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो देखिए शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के 23वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से बिलोंग करते हैं। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी, और ये 31वें नंबर के यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं।
किस बंगाली लेखक को ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया जाता है। अमेरिका में अमर मित्रा इसके विजेता बने हैं। हाल ही में भारत ने पोखरण रेंज में किस टैंक रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका नाम है हेलिना। भारत में निर्मित डोर्नियर 228 विमान ने हाल ही में अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी। इस विमान का निर्माण किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये हैं पीटर नेविल। हाल ही में किस भारतीय चाय को यूरोपीय संघ ने जीआई टैग देने की घोषणा की है? कंगड़ा चाय को। और ये किस राज्य का उत्पाद है, इसे भी याद रखिए, ये हिमाचल प्रदेश का उत्पाद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के बनासकांठा जिले के नडाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है? गुजरात में। 10 से 14 अप्रैल के बीच किस राज्य में 5 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव माधवपुर घेड़ मेला मनाया गया? गुजरात में। और इस मेले का उद्घाटन किए थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का हाल ही में निधन हो गया? शिव कुमार सुब्रमण्यम। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं आर अश्विन, जो कि इस साल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये हैं शिखर धवन। शिखर धवन जो कि पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे हैं इस साल। किस मोबाइल ऐप ने डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 जीता है? इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस ने, जो कि इंडसइंड बैंक का ये ऐप है। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ अपने अभियान को समाप्त किया? भारत ने इस टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण पदक, 4 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते, यानी कुल 10 पदक। निम्न में से किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान की शुरुआत की है? दक्षिण मध्य रेलवे ने। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। हाल ही में पक्के बाघ अभयारण्य में आयोजित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ग्लासगो में आयोजित 2022 WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में मिश्रित डबल्स का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता? दीपिका पाल्लिकल कार्तिक और सौरभ घोषाल की जोड़ी ने। फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। निम्न में से किस असमिया कवि को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं नीलमणि फूकन। अब लास्ट क्विज का आंसर एक और क्वेश्चन है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन पहले स्थान पर है? इसमें गुजरात पहले स्थान पर है बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, याद रखिए। ठीक है, अब चलिए पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था हॉकेनक्कल झरना या फिर हॉकेंकाल झरना किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी सही उत्तर था। दूसरा क्वेश्चन था भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ऑप्शन बी राइट आंसर था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है सर्वप्रथम हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था? दूसरा क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।